नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डील जो कि मोदी जी और बाइडेन यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको डील करना है, लेकिन 5 ऐसे टॉपिक थे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ऊपर का लेवल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे MQ-9 रीपर ड्रोन परचेज, इसके ऊपर एक फुल वीडियो है कि नहीं, MQ-9 रीपर के ऊपर क्यों ये पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डील है, क्योंकि 31 रीपर ड्रोन जो है उसको क्या करने वाला है, भारत खरीदने वाला है, और उसका जो असेंबली होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में ही होगा, असेंबल्ड भारत में होगा। और ये कितना का ड्रोन का डील है, ये $3 बिलियन का है। इससे पहले भारत ने क्या किया था, तुम्हारा C-17 ग्लोब मास्टर जो है उसको खरीदा था एयरफोर्स के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा विमान है ना। उसके बाद ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन जो है, जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो डील है, वो सबसे बड़ा डील है। इसके बाद फिर इसके ऊपर वीडियो है, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, उसी से जोड़ लेना है, अभी अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं इसको। MQ-9 रिपर के ऊपर हम लोगों ने अच्छे खासा डिस्कशन किया हुआ है। सेकेंड जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, वो है जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग। ना तुम्हें पता होगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो भारत बनाता है, ठीक ना। लेकिन तेजस जो बनाता है उसमें इसका जो इंजन है वो भारत नहीं बनाता है, भारत बाहर से परचेज करता है ये इंजन को। तो ये जो जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो अब भारत में स्टार्ट होने वाला है विद द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ट्रैक ट्रांसफर की बात हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। आज अगर एलएसई तेजस का बात करें कि 54% ही सिर्फ इंडिजीनियस है। ऐसा बोला जाता है तेजस जो है वो भारत में बना हुआ है, भारत में बना हुआ है। अरे नहीं, भारत में पूरा बना हुआ है, सिर्फ 54% पार्ट ही भारत में बन रहे हैं। और ये जो टेक ट्रांसफर होगा इंजन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी 80% ही टेक दे रहा है, 20% अभी भी टेक रख रहा है। ये इतना कोई सीधा साधा नहीं है। समझ में आ रहा है कि तुमको उस तरह की टेक्नोलॉजी दे देगा। ये करने के बाद फिर एलएसई तेजस जो है वो उसका तुम कह सकते हो कि 75% जो है वो इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा, वो इंडिजीनियसली बिल्ट होगा, भारत में बिल्ट होगा। लेकिन फिर भी जो 25% और जो बचेगा, वो क्या है कि बाहर से ही हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में आई नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये एक बड़ा स्टेप है कि जेट इंजन का मैन्युफैक्चरिंग ही भारत में होगा, वो इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, और उसके लिए टेक को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डील के अंदर आ गया। सेकेंड डील समझ में आ गया, इसको लिख लो। थर्ड क्या है, थर्ड जो है हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ लिया। देखो वही है कि एक चीज पढ़ लिया, एक चीज नहीं पढ़ा है, एक चीज पढ़ लिया। क्या पढ़ा है, बिकम अ पार्ट ऑफ द आर्टेमिस मिशन। क्या आर्टेमिस मिशन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले नहीं देखा। ओके, आर्टेमिस मिशन क्या है। आर्टेमिस मिशन एक स्पेस कोलैबोरेशन मिशन है, जिसमें कि 25 से भी ज्यादा कंट्री क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वो वेस्टर्न नेशंस हैं जो यूएसए के साथ अलाइंड रहते हैं। ओके, बहुत साल पहले 1969 में, कब 1969 में सबसे पहली बार नील आर्मस्ट्रांग, उसकी टीम, बज एल्ड्रिन, ये सब कहाँ गए थे, मून के पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग ने लैंडिंग की थी। उसके बाद मल्टीपल्स और ज्यादा तुम्हारे स्पेस एक्सप्लोरेशन हुए थे, लेकिन फिर नासा ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर से जो ये पूरा मिशन है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का जो काम है, वो आर्टेमिस मिशन के अंदर आएगा। और इसका स्टार्ट हो गया है। मैंने बताया तुम लोगों को कि आर्टेमिस 1 जो मिशन था वो 2022 में ही लॉन्च हुआ। 2022 में जो आर्टेमिस 1 मिशन था, उसका मेन काम क्या था कि वो क्या करेगा, धरती की कक्षा में एक बार रोटेट करते हुए वो इंटर कर जाएगा तुम्हारा मून की ऑर्बिट में, और उसके बाद फिर वहां रोटेट करते हुए वो फिर से लैंड कर जाएगा, कहां पर, अर्थ के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा एक मैन्यूवरिंग करेगा, यानी कि वो रोटेट करते हुए एक परिक्रमा करते हुए मून का फिर से क्या करेगा, अर्थ के ऊपर लैंडिंग कर देगा। ये था 2022 का मिशन। इसमें कोई भी मैन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो 2024 का मिशन है, जिसमें कि भारत ने अपना हरी झंडी दे दी, भारत ने कह दिया कि ठीक है हम आर्टेमिस मिशन का हिस्सा रहेंगे, उसमें क्या होगा कि ये कैनेडिया स्पेस सेंटर से उड़ेगा, धरती की एक परिक्रमा करने के बाद फिर वो इंटर कर जाएगा तुम्हारा मून की परिक्रमा करते हुए, और उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा।
कोई लैंडिंग की बात नहीं है आर्टेमिस 2 मिशन में भी। आर्टेमिस 2 मिशन डज नॉट इंक्लूड एनी लैंडिंग ऑफ एनी पर्सन, वेयर एज द आर्टेमिस थर्ड मिशन जो 2025 या उसके बाद लॉन्च किया जाएगा, आर्टेमिस थर्ड मिशन में क्या होगा, वहां पर लैंडिंग होगी और उसमें ये तय किया गया है कि कोई महिला, वुमेन, द फर्स्ट वुमेन वुड लैंड ऑन द मून। समझ में आ रहा है? और ऑफ कोर्स एक मैन भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वुमेन रहेंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जाइंट लीप होगा फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। हालांकि वो जाइंट लीप ले चुका गया है पहले ही, लेकिन फिर से, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी को अगर तुम बढ़ाते नहीं ना जाओगे तो एक समय के बाद वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुमने क्या किया कि वहां के बाद फिर तुमको जो 69 में तुम पहुंच गए थे, तो उसके बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था तुम्हारा कहां पर, मार्स के ऊपर। उसी समय एक जो डील हुआ था स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन के पॉइंट के ऊपर, कि जो भी प्राइवेट कंपनीज अगर वहां पर जाएंगी तो उनका पूरा हक रहेगा वहां के रिसोर्स को तुम किसी तरह से एक्सप्लॉइट करो, किसी तरह से यूज करो। ओके, अब अभी तक अगर देखा जाए तो उसमें कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया होता अगर उस समय नासा ने इस पूरे प्रोजेक्ट को नहीं बंद किया होता। इसका चैलेंजेस भी मैंने तुम्हें बताया था कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि भारत का डिपेंडेंस ओवर रशिया, ओवर यूएसए ऑन टेक्नोलॉजी। भारत को कोई मतलब नहीं है तुमको कहाँ भेजना है, भेजो। हमारा इसरो काम आराम से कर रहा है, इसरो गगनयान के ऊपर काम कर रहा है। हम लोग फेल होते हैं लेकिन हम लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। हम लोगों ने अपना चंद्रयान के ऊपर भी दिखाया है, हालांकि चंद्रयान का एक सेकंड फेज फेल हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी भी उसका जो हमारा सैटेलाइट है वो जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमा कर रहा है। और चंद्रयान 1 ने ही बताया था कि साउथ पोल, ये जो आर्टेमिस मिशन थर्ड जो है जहां पर पीपल साउथ पोल पर उतरने वाले हैं, समझ में आ रहा है, जो वहां पर यही बताया था, चंद्रयान 1 ने ही बताया था कि वहां पर पानी जो है वो मौजूद है। चंद्रयान 2 का भी जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है। चंद्रयान 3 हम लोग फिर भेजने वाले हैं, उसमें वही होगा कि हम लोग भेजेंगे, रोबोट जो है वो क्या करेगा, नीचे उतरेगा और उसके बाद फिर वहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन इट्स लाइक टू फाइंड आउट कि वहां पर पानी है कि नहीं, वहां पर कौन कौन से पदार्थ हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो मल्टीपल जो तुम्हारा रिसर्च है वो चंद्रयान 3 में भी इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं पहले, और ये हम लोग की जो सक्सेसफुलनेस है वो कोई ना यूएसए पर डिपेंडेंस है ना रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है, क्योंकि उन लोगों ने तो क्या किया था, क्रायोजेनिक इंजन देने से ही मना कर दिया था। और हैवी लिफ्टिंग के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत ने खुद से डेवलप किया और इंडिजीनियसली बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए। फिर से अगर आर्टेमिस मिशन में पूरी तरह से हमारी निर्भरता यूएसए के ऊपर अगर हो जाती है तो इससे हम लोग एक टेक्नोलॉजिकली हमें क्या मिलता है, बैक मिलता है, जो कि हमारा जो प्रोग्रेस है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उसमें क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो हमें मिलना तो जरूर है, लेकिन हम उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी क्रिएशन एज वेल एज टेक ट्रांसफर की भी बात उसमें अगर इंक्लूड करके रखे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि आर्टेमिस का पार्ट भारत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस किया, इसके ऊपर वीडियो भी है ना। सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चिप का, सेमीकंडक्टर सप्लाई के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने उसमें कोशिश भी की थी कि फिजिक्स को थोड़ा सा समझें कि सिलिकॉन क्या होता है, नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है, जो कि खासकर चाइना में होता है। उसी सेमीकंडक्टर से क्या होता है, चिपसेट बनते हैं, आईसी बनता है, ओके। और उसका continuous supply for the development of the electronics industry is very much important, because everything is working on that. Each and every electronic communication device is working on chipset semiconductor. So उसका जो सप्लाई चेन है उसको सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो यूएसए के ऊपर भी है और इंडिया के ऊपर भी है। समझ में आ रहा है? तो इसी के ऊपर जो है डील वो हो रहा है कि अच्छा ठीक है, यूएसए क्या करेगा, उस सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखेगा। इसके ऊपर वो वीडियो एक बार ठीक से देख लेना। अब ये लास्ट जो है, जो कि सबसे बड़ा डील कहा जा रहा है, वो एंड ऑफ 6 WTO डिस्प्यूट। जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तो उसमें तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था।
उसमें मैंने ये भी कहा था कि देखो बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं ना, एक दूसरे को फेवरेबल कंट्री का स्टेटस दिया करते हैं। बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। ठीक है, ऐसी ड्यूटीज जो कि उस कंट्री को लगता है कि वो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उसका प्रोड्यूस का दाम को बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स देखा। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन किसके ऊपर लगा रहा है, भारत की स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगा रहा है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टील का, उसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का यूज हो रहा है। आप कोल से क्या कर रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आपका प्रोड्यूस यूरोप में जाएगा तो उतना आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा जितना आपने एनवायरनमेंट को बर्बाद किया है। एक तरह से इसका मतलब है कार्बन टैक्स का। अब जब आपके ऊपर अनवांटेड टैक्स लगता है, ठीक है, इट मीन्स दैट कि आप व्यापार को प्रभावित करने के लिए उस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं और इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो 6 डिस्प्यूट हैं, और भी डिस्प्यूट हैं, पर अभी जो 6 डिस्प्यूट का निवारण हो गया, 3 डिस्प्यूट में भारत को विजय मिला और 3 डिस्प्यूट में यूएसए को मिला। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि तुम्हारा यूएसए में होता है, वो अब भारत आ सकता है। भारत उसके ऊपर अनवांटेड तौर पर क्या कर सकता है, ये नहीं लगा सकता है, टैरिफ नहीं लगा सकता है। और जो स्टील प्रोडक्ट भारत में बनता था उसके ऊपर 2018 से ही बैन लगाया हुआ था, उसको भी मान्यता मिल गई है। अब यूएसए क्या करेगा, उस तरह की ड्यूटी नहीं लगाएगा, जो नॉर्मल ड्यूटी लगता था वही लगेगा। ये बात समझ में आ गया। तो ये जो इंड ऑफ 6 डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट है, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि व्यापार में वृद्धि होगी और ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हर चीज तो इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन और यूएसए के लिए भी विन विन सिचुएशन। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, जैसे कि क्वाड के ऊपर डिस्कशन हुआ, जैसे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के ऊपर डिस्कस किया, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनरल का भी टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिस्कस हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कस हुआ। तो जो जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस हुआ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे साइंस एंड टेक के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक ना, बस हम लोगों को बाइफरकेट करके पढ़ते जाना है। समझ में आया? आगे बढ़े।